वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इसकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। इसी प्रयास में युक्ति है इसके द्वारा आप लोगों के लिए राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का जो है पेपर आता है उसका न्यूज एनालिसिस किया जाता है, जो पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट होता है। तो आज हम देखेंगे 26 जनवरी के न्यूज़ में, दैनिक जागरण के न्यूज़ में आप लोगों के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए और स्पेशली पीटी के कौन कौन से टॉपिक है जिसे मैं आप लोगों को नोट डाउन करा दूंगा, जिससे आप लोग की नोट्स उस पर बना लीजिएगा। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले जो भी अभी नए जुड़ रहे हैं सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो हमारे पुराने लिसनर है, व्यूअर है, सभी लोग मिलकर नए और पुराने दोनों चैनल को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक युक्ति आईएएस पहुँचे। और युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को बहुत से टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं जो बहुत ही लो प्राइस में रखा गया है, जिसमें 399 में आप 2000 टेस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर 2000 टेस्ट दे सकते हैं 399 में, तो बहुत ही सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा उद्देश्य ही आप लोगों को हम लोग का उद्देश्य यह है कि आप लोगों के लिए कम खर्च पर अधिक सेवाएं उपलब्ध कराया जाए। तो अपने मोबाइल को किस रूप से एक पाठशाला बना सकते हैं उसके लिए नवीनतम प्रयास आप लोगों के लिए लेकर आया युक्ति आईएएस। ज़रूर विजिट कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए रहते हैं। एक बार ज़रूर जो भी सुन रहे हैं एक बार ज़रूर युक्ति आईएएस को डाउनलोड कीजिए, देखिए क्या युक्ति आईएएस के लिए युक्ति आईएएस आप लोगों के लिए लेकर आता है। ये सब चीज़ें आपको पीआईबी इम्पोर्टेंट पीआईबी आप लोगों को उपलब्ध है, साथ ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स साथ ही में आप लोगों को कराया जा रहा है। लूसेंट बूस्टर चलाया जा रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा लूसेंट बूस्टर। तो बहुत से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ज़रूर आप लोग विजिट करके एक बार देखिए क्या है। प्लेलिस्ट जो में दिया गया जो भी टॉपिक है सभी इम्पॉर्टेंट है, आप उसे एक बार ज़रूर देखिए। जो आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं पीटी मेंस और इंटरव्यू वो सभी में उपयोगी होंगे। जो प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है तो वो बहुत ही सारगर्भित रूप से बनाया गया है, केवल टू दी पॉइंट बात किया जाता है। जब मैं आप लोगों को, आप जो लोग अभी हमें जान रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, मैं टू दी पॉइंट बोलता हूँ, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का समय कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप 1 से 2 वर्ष तक बेहतर तरीके से तैयारी कर लेते हैं, टू दी पॉइंट तैयारी करते हैं, तो आपका चयन ज़रूर होता है। तो इसी को आधार बना कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के पेपर में देखते हैं क्या आप लोगों के लिए स्पेशल है पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट। तो सभी लोगों को पता है कि यूक्रेन और जो रूस का विवाद है कितना हद तक बढ़ गया है। यूक्रेन पर रूसी सेना का हमला बार बार किया जा रहा है। क्या यह सही है, क्या गलत है, इस पर बात की गई है पहले भी, फिर आज मैं इस पर चर्चा करूँगा, क्योंकि कुछ घटनाएँ बदली है, घटनाक्रम बदली है, तो कुछ प्रश्न खड़ा किए जा रहे हैं यूक्रेन और रूस दोनों पर। क्या सही है, क्या गलत है, विश्व किस रूप से इस युद्ध को देखता है, इस पर पुनः एक चर्चा मैं करूंगा। उसके आगे मैं फाइनली जब इसका रिजल्ट आएगा कि यूक्रेन और रूस पर क्या विवाद का अंत हुआ, किस रूप से ये लोग राजी हुए, समझौता किस रूप से, उस पर विशेष चर्चा, उस पर फाइनली आप लोगों के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू, खासकर मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट सारे की पॉइंट्स को कवर करूंगा। तब तक के लिए देखते हैं नया चीज़ क्या हुआ है हालिया 2 दिनों में। 2-3 चीज़ें आप लोग याद रखिए इस मामले में कि पुतिन जो रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन, उनके द्वारा स्पष्ट शब्द कुछ बातें की गई है, जैसे यूक्रेन को परमाणु हथियार नहीं बनने देंगे। तो क्यों नहीं बनने देंगे, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था यूक्रेन क्या है, क्या स्थान रखता है रूस के लिए, और क्यों यूक्रेन रूस से दूर होना चाहता है, क्यों नहीं नाटो में, क्यों वो शामिल होने के इस प्रकार की बातें करते रहा, और जिसके कारण ये युद्ध की घटना घटी है। और अब यूक्रेन का क्या स्टैंड है, ये सब चीज़ें स्पष्ट होती है। तो स्पष्ट शब्दों में बोला गया है रूस के राष्ट्रपति, 1991 की जो घटना हो चुकी है, सोवियत संघ का विघटन जिस रूप से किया गया, वो अब दोबारा नहीं होगा। यहाँ यूक्रेन की जो सीमा है, रूस की सीमा के साथ यूक्रेन लड़ता है, जो इस यूक्रेन को हम अब पुनः परमाणु हथियार का केंद्र नहीं बनने देंगे, अर्थात नाटो सेना का हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। स्पष्ट शब्दों में बोला, अगर ये ऐसा होता है तो दुनिया इसका प्रभाव देखेगी, अर्थात थर्ड वर्ल्ड वार जैसी घटना अगर ऐसी होती है, यूक्रेन थर्ड वार का केंद्र बन जाएगा। क्योंकि यह स्पष्ट शब्दों में बोला गया है, जब भी रूस और अमेरिका के बीच विवाद होता है
तो आप देखे होंगे कि इस प्रकार की घटनाएं होती है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार की घटनाएं, जो फर्स्ट और सेकेंड में जो घटनाएं घटी थी, कारण भी यही था कि कुछ राष्ट्रों के द्वारा मनमानी तरीके से किसी अन्य राष्ट्र पर अपने विचार थोपे गए थे। हालांकि इसके इतिहासकार के द्वारा दोषारोपण किसी दूसरे पर मढ़ दिया जाता है, पर हकीकत अगर ग्राउंड लेवल पर बात की जाए तो किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा किसी कमज़ोर राष्ट्र पर अपने विचार, अभिव्यक्ति और जो उनके सामरिक हित है उसको थोपने का प्रयास किया जाता है, जिसके कारण फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण तो ये था, पर सेकेंड वर्ल्ड कारण उसकी प्रतिक्रिया, और ये दोनों तीनों कारण थे। उसी प्रकार की घटना अभी देखी जा रही है। यूक्रेन को लालच दिया जा रहा है या यह बताया जा रहा है कि नाटो में अगर शामिल हो जाते हैं तो आपको बहुत सी सुविधाएं दी जाएगी, और यूक्रेन इसी मनोदशा में, वो इसी संदर्भ में वो नाटो में जाना चाहता था, पर इसके उल्टा कुछ हो गया। रूस ने इसकी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दी, जिसको अभी वर्तमान घटना देख रहे होंगे आप लोग। पर इसी के बीच में आप लोग देखते होंगे दुनिया मदद करे, जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, इस घटना के बाद न नाटो आया उसके सामने, नाटो उसके देश की सीमा के बाहर अपने जो अन्य राष्ट्र जो नाटो का देश है, जिसमें अब मैंने आप लोग को चर्चा भी किया था कितने देशों की सूची है, उन देशों के में जाके अपनी सेनाएं, नाटो की सेनाएं जाके काबिज हो रही है, पर यूक्रेन में नहीं जा सक रही। क्यों? अगर जाती है तो सीधे थर्ड वर्ल्ड वार की जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कहीं पूरा संपूर्ण विश्व थर्ड वर्ल्ड वार को न झेल ले। इसलिए यह नाटो के लिए भी आपको ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया है, वह चाहते हुए भी यूक्रेन की सहायता नहीं कर पा रहा है। इसलिए यह घटना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और इस घटना का एकमात्र समाप्त करने का एकमात्र यह उपाय हो सकता है कि टेबल पर बैठे शांति वार्ता स्थापित करें और ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अभी जस्ट विश्व कोरोना से उभर कर सामने आया है, पुनः एक वर्ल्ड वार के रूप में आ गए, तो विश्व समुदाय के लिए बहुत ही विषम परिस्थिति हो जाएगा। लोग सर्वाइवल करने की घटना जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि रूस भी अपना एक शक्तिशाली राष्ट्र जो के रूप में अपना दावा करता है, तो उसके लिए अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करे कि केवल युद्ध ही एकमात्र उपाय नहीं है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका को अपनी नीतियों में पुनः आपको पुनः विचार करने की आवश्यकता है। क्यों? केवल वो स्थिति अब नहीं रह गई है जो 1945 की स्थिति थी, जो एक राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र हुआ करता था। अमेरिका अपने को स्थापित किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। अब सभी राष्ट्र अपने स्वाधीनता को लेकर सजग हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर सजग हैं, और अपनी नीतियों को कूटनीति के स्तर पर सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अमेरिका को भी यह चाहिए, विश्व पटल पर अगर आप एक दायित्वपूर्ण राष्ट्र का भूमिका अदा करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं में आप तटस्थ की नीति अपनाएं, तो इस प्रकार से विश्व समुदाय कुछ अच्छे तरीके से कार्य व्यवहार कर सकता है। तो इसलिए कुछ बातें यहाँ स्पष्ट हुई, और इस पर चर्चा परिचर्चा आने वाले समय में जरूर होगा कि अमेरिका की भूमिका क्या होनी चाहिए, रूस की भूमिका क्या होनी चाहिए विश्व पटल पर। और थर्ड, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को कल बताया था, यूएनए की भूमिका भी बताया था। तो यूएनए की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या इसका पूर्ण विचार किया जाना चाहिए, पूर्ण संकट किया जाए। देखिएगा कुछ महीनों के बाद ही यूक्रेन और रूस की जो संकट वो कम होगा, तो यूएनए में सुधार की चर्चा पुनः प्रारंभ होगी। और इस बार ज़रूर कुछ होगा ऐसा जिसमें सुधार की आवश्यकता आपको जो सुधार होंगे वो नज़र आएंगे, जिसमें भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ये कुछ महीनों के बाद ये घटना प्रारंभ हो जाएगा। अब लास्ट देखिए, इसमें कुछ घटनाएं और भी घटी हुई है। जैसे वार्ता के लिए मिन्स्क जाएगा रूस का उच्च स्तरीय दल। भारत ने के प्रधानमंत्री के द्वारा आग्रह किया गया कि वो युद्ध को रोके और रोक कर वार्ता के लिए पहल करे, जिस पर रूस और भी राष्ट्रों का इस पर जो आग्रह किया गया, रूस इसके लिए तैयार हो गया। अंतर्गतवा जो लास्ट इसका सिनेरियो आया है, तो इसी प्रकार से विदेश मंत्री ने भी तटस्थ जो रूसी समकक्ष है उनसे भी बात करके कूटनीतिक वार्ता की बात की। साथ ही विदेश मंत्री ने अमेरिकी समकक्ष से भी बोली कि आप लोग समझौता का सुझाव दीजिए, पहल कीजिए, आप
मीडिएटर के रूप में काम कीजिए दोनों देशों के बीच। ऐसा नहीं कि नाटो को आप प्रोपोक कीजिए और नाटो को और भी इन देशों की सेनाओं पर जैसे पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बल्कान देशों को तैनात कर रहे, उसको समाप्त कीजिए और एक टेबल पर आइए, आप लोग बात कीजिए। फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा भी आग्रह किया गया शांति रोक के वार्ता कीजिए। साथ ही साथ चीन ने भी इसका यही बोला है, क्या चीन भी बोल रहा है कि आप लोग एक टेबल पर आइए। तो देर रात तक यह हुआ कि भारत का प्रयास जो किया गया, तो सभी राष्ट्रों ने धीरे धीरे इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए युद्ध को समाप्त करते हुए एक शांति वार्ता कायम करने की बात की गई, जिसमें रूस के जो विदेश मंत्री है तथा जो विदेशी प्रभाग है उसके द्वारा बोला गया कि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में यूक्रेन के वार्ता के लिए उच्च स्तरीय दल भेजेगी। तो मिन्स्क समझौता थर्ड होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस पर क्या की नोट्स और आप लोगों को जानना चाहिए, तो इसे देख लेते हैं। मिन्स्क समझौता क्या है? मिन्स्क समझौता यह है कि पूर्वी यूरोप का देश बेलारूस की राजधानी है। तो बेलारूस के सभी आंकड़े आप लोग देख लीजिएगा, उसकी भौगोलिक स्थिति, वो कब आज़ाद हुआ, कब किस रूप से काम कर रहा है, उसका जीडीपी क्या है, उसका ग्रोथ रेट क्या है, सभी चीज़ों को, बेलारूस की सभी चीज़ों को आप लोग पीटी पॉइंट से देख लीजिएगा। यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। 2-3 स्टेट यूक्रेन का आप लोग पढ़ लीजिएगा बेहतर तरीके से, पीटी ओरिएंट, आप लोग सारी चीज़ें यूक्रेन के बारे में गूगल पर मिल जाएगा, तो आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। यहाँ से पीटी जरूर इस बार होगा, वो कोई भी पीटी हो इस बार में, उसमें प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो वर्ष 2014 में यूक्रेन के डोंबास इलाके में जो नाम लिया जा रहा है जरूर याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही यह पीटी ऑफ ओरिएंट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। चल रहे युद्ध को अंत करने के लिए यूक्रेन, रूस और यूरोपीय संस्था OSCE के बीच एक समझौता हुआ था। जो यूरोपीय संस्था थी उसके द्वारा यह समझौता किया गया था 2014 में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध विराम कराना था। इससे पहले जो घटना हो चुकी थी रूस और यूक्रेन के बीच, तो उसे समाप्त करने की बात की, युद्ध विराम करने की बात की गई थी। मिन्स्क समझौते के सभी पक्षों को हस्ताक्षर करने के बावजूद युद्ध विराम नहीं हुआ। तो मिन्स्क द्वितीय के नाम से इस समझौते पर पुनः 2015 का समझौता हुआ। तो 2014 पे एक बार समझौता हुआ, 2015 में समझौता हुआ, और अभी वार्ता कर रहा है रूस पर तैयार हुआ है। तो हो सकता है कुछ दिनों में मिन्स्क थर्ड आ जाए, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोगों को मिन्स्क समझौता, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नोट याद रखिएगा यहाँ पर, डोंबास रूस से सटा हुआ यूक्रेन का एक इलाका है जो दोनों क्षेत्रों के डोनेट्स्क और लुहांस्क के 2014 अलगाववादी आंदोलन के रूप में छिड़ा था। यह केंद्र बिंदु था डोंबास। तो आप लोग से पूछ सकता है पीटी में 2014 में कौन सा क्षेत्र अलगाववादी आंदोलन रूस और यूक्रेन के बीच का क्षेत्र था? तो डोंबास था। नेक्स्ट, युद्ध रोकने में असफल रहा, लेकिन सभी पक्षों को यह मान लिया था, अर्थात यूक्रेन, रूस, यूरोपियन कंट्री जो समझौता कराया था, यह मान लिया कि भविष्य में इस प्रकार के मसले का हल निकालने के सभी कोशिश का आधार क्या होगा? मिन्स्क। तो देखिए मिन्स्क में ही समझौता करने के लिए पुनः लोग इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह लैंडमार्क हो जाता है रूस और यूक्रेन के बीच। जब भी विवाद होगा तो इसी समझौते के, मिन्स्क समझौते के आधार पर ही होगा। जैसे हमारा भारत पाकिस्तान के बीच है, सभी लोग जान रहे हैं, जब भी विवाद होगा तो वो कौन सा होगा? 2-3 है, जैसे शिमला समझौता है, वाजपेयी सिद्धांत है, आपको फिर भारत की कूटनीतिक सिद्धांत है, पड़ोस नीति है। ये जैसे हम लोग का ये सिद्धांत है, वैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच समझौते का आधार क्या है? मिन्स्क है। तो ये आप लोग के लिए एग्जाम ओरिएंट हो जाता है। जब भी मिन्स्क की चर्चा होगी, मिन्स्क समझौते की चर्चा होगी, तो यूरो मैदान आंदोलन और यूक्रेनी क्रांति की चर्चा जरूर होगी। तो पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट आप लोग यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना ये क्या आंदोलन था। डोंबास के डोनेट्स्क और लुहांस्क में अलगाववादी आंदोलन के पीछे दी गई 2 बड़ी घटनाएं थी। एक घटना क्या थी? इसके पीछे जो घटना हुई थी डोंबास में, वो क्या थे? उसके पीछे 2 घटना थी। जो पहला, यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ भ्रष्टाचार और रूस के करीबी बढ़ाने के आरोप में यूक्रेन ने 2013-14 में तक, जिसे यूरो मैदान आंदोलन नाम दिया,
यूक्रेन के बीच जो खिलाफ आंदोलन चलाए गए उसे यूरो मैदान का आंदोलन कहा गया। वर्ष 2014 में यह आंदोलन यूक्रेनी क्रांति के रूप में बदल गया। बाद में यानुकोविच के राष्ट्रपति पद से छोड़ना पड़ा। उस समय यह सरकार भी गिर गई थी। तो इसी के समय यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप बढ़ता गया और रूस किसी भी तरीके से यूक्रेन को नहीं खोना चाहता है। जैसे वन क्षेत्रों को वो खो दिया 1991 में, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मार्च 2014 था जो रूस में व्यापक अभियान के तहत यूक्रेन के क्राइमिया प्रायद्वीप में कब्जा कर लिया और अपनी सेना तैनात कर दिया गया। यह 2 महत्वपूर्ण घटना था डोबांस के घटना के क्रम में यूक्रेनी क्रांति के संदर्भ में, इसलिए यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसलिए रूस की निंदा की, लेकिन रूस अपने कदम को वापस नहीं लिया। उसके कारण मैंने आप लोग बताए ऊपर क्यों नहीं लेना चाहता है। मार्च 2014 के बाद इन जो क्षेत्र थे डोनेट्स्क और लुहानस्क के रूप में रूस समर्थक और स्थानीय सरकार विरोधी अलगावी आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे यह आंदोलन दोनों क्षेत्रों के लड़ाकों और यूक्रेन की सरकार के बीच हिंसक रूप से घटित हुई। तो यही आंदोलन जैसे अफगानिस्तान में आप देख रहे होंगे, वहाँ के कुछ लड़ाके क्षेत्र थे, कब्जा कर लिया ये अफगानिस्तान पर, वो तालिबान जिसे और तालिबानी सरकार बोली गई जिसे, उसी प्रकार कुछ लड़ाके क्षेत्र थे। उन क्षेत्रों का वो अपने यूक्रेन के क्षेत्र में और रूसी सेना के बीच हिंसक लड़ाई के रूप में सामने आया। तो ये घटनाक्रम कुछ था इस प्रकार से। इतिहास क्या है यूक्रेन का ये भी आप लोग जान लीजिए। यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 1991 से पूर्व टूटने में यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया। तो यह यूक्रेन रूस से ही अलग हुआ था राष्ट्र था। जैसे भारत से अलग हुआ पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश है। तो इस प्रकार से भारत की चाहता, जैसे लोकतांत्रिक देश की प्रवृत्ति है भारत का, कि भारत एक लोकतांत्रिक और जवाबदेह राष्ट्र के रूप में जब अलग हुआ तो चाहता अगर शक्तिशाली हो तो पाकिस्तान को कब्जे के रूप में ले सकता था। पर भारत का कंडीशन पाकिस्तान के साथ कुछ और ही है। दो संदर्भों में वह द्विराष्ट्र के आधार पर अलग हुआ था, और दूसरी की भारत की लोकतांत्रिक विरासत यह है कि वह लोकतंत्र के मार्ग पर चलता है। पर और भी वर्ल्ड में यह थ्योरी अप्लाई नहीं होता है। जो सर्वशक्तिशाली है वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन अवसर पर करता ही है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो अमेरिका हो या रूस हो, चीन हो, कुछ भी हो, यह तीनों राष्ट्र अगर शक्तिशाली हैं तो अपने इन तीनों राष्ट्रों का इतिहास यह है कि अपने कमज़ोर राष्ट्रों के विरुद्ध अपनी सैनिक नीति अपनाता है और दबाव बनाने का प्रयास करता है। चीन का जो विस्तारवादी नीति है किसी से छिपा हुआ नहीं है। रूस का विस्तारवादी नीति भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ नहीं है। वह चाहता है पुनः अपने उस पुराने जो विश्व में जब 2 राष्ट्र हुआ करते थे 1991 से पूर्व, उस स्थिति में आने के लिए। और अमेरिका की भी जो नीतियां हैं वर्ल्ड के खिलाफ, वर्ल्ड के कमज़ोर राष्ट्रों के खिलाफ क्या है, जैसे वियतनाम युद्ध आप देखेंगे, नाम सुने होंगे, अफगानिस्तान का युद्ध नाम सुने होंगे आप लोग, सारे लोग पर चर्चा हो चुकी है सारे चीज़ों पर। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए यह कार्य करता, पर भारत की स्थिति कुछ और ही है। भारत इन सब विचारों पर विश्वास नहीं रखता है। तो इसी संदर्भ में देखिए चीज़ें समझने की जरूरत है। और रूस आज भी यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है, अर्थात यूक्रेन को अपना ही प्रभाव क्षेत्र मानता है। तो यह ही कहीं ना कहीं विवाद का कारण है। कई दशकों तक रूस और यूक्रेन के इसके करीबी थे। क्राइमिया और डोबांस का रूस के कदमों को यूक्रेन पश्चिमी देशों की तरफ झुकने लगा। इस घटना के बाद यूक्रेन यूरोपियन कंट्री पश्चिमी अर्थात यूरोपियन कंट्री और अमेरिका की ओर झुकने लगा, अर्थात कहे तो नाटो सेना की ओर झुकने लगा। इस संदर्भ में आज यूरोपीय संघ और नाटो जुड़ना यूक्रेन की प्राथमिकता में से एक थी या है। यही पुतिन की नाराजगी का मुख्य वजह है। यूक्रेन अगर यह बोलता है कि मैं नाटो में शामिल नहीं हूँगा, या अगर इस प्रकार के विश्वास अगर रूस को दिया रहता पूर्व में, तो रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला नहीं करता। एक मुख्य कारण यह है, रूस का यही एकमात्र डिमांड है कि आप किसी भी सूरत में यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होंगे। तो अगर ऐसा होता है
तो युद्ध जब अभी हो रहा है तो नाटो का जो भूमिका आया है, नाटो ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में अब मैं इस चीज़ को मानने को तैयार हूं कि अब मैं शामिल नहीं होता। अब इतनी बर्बादी करने के बावजूद पुनः आप शामिल इस प्रकार के बयान दे रहे हैं तो अदूरदर्शिता को स्पष्ट करता है। तो यही सब घटनाएं रही है। शीत युद्ध क्या था, जब भी यह घटना होगी शीत युद्ध का भी चर्चा रहेगा। तो शीत युद्ध क्या, इसे भी आप लोग एक नज़र में देख लीजिए। सभी लोग शीत युद्ध के संदर्भ में जान रहे हैं कि पूर्व सोवियत संघ आश्रित देश जैसे पूर्वी यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों, पश्चिमी यूरोपीय देश, भू राजनीतिक तनाव की अवधि 1945 से 91 को ही शीत युद्ध कहा जाता है। यहाँ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वक्तव्य का युद्ध हुआ था, जो बोलचाल की भाषा में कहे संधियों का युद्ध रहा था, संधियों का क्रम रहा था, जिसके क्रम में शीत युद्ध की घटना मानी गई। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अंग्रेजी लेखक थे जॉर्ज ऑरवेल, 1945 में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था। तो यह प्रश्न आपको पीटी से पूछ सकता है। इस बाद आपको पोर्टलैंड सम्मेलन जरूर देखना चाहिए। पोर्टलैंड सम्मेलन का आयोजन 1945 में बर्लिन, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ के बीच निम्नलिखित प्रश्नों के विचार करने पर हुआ था। यह प्रश्न कुछ थे जिसे मैंने हटा दिया, बाद में मैं इसे ऐड करूंगा। ट्रूमैन सिद्धांत आप लोग को याद रखना चाहिए। इस घटना के बाद 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के द्वारा दी गई, जिसमें सोवियत संघ साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों नियंत्रण के लिए एक अमेरिकी नीति थी, जिसमें दूसरे देशों के आर्थिक सहायता के प्रदान करने की विविध उपाय अपनाए थे। इसी सिद्धांत से आज तक अमेरिका चलता आ रहा है। कोई कमज़ोर राष्ट्र को अपने प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उसे आर्थिक मदद करता है और उससे अपने हितों की, अपने जो अमेरिकी हित होते हैं उसको पूरा करता है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है इन सब घटनाओं के क्रम में। तो प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज प्रश्न नहीं है क्योंकि बहुत सी घटनाएं आपको पूर्ववर्ती है, साथ ही साथ कुछ घटनाएं आप लोगों को इस आर्टिकल को जरूर पढ़ना चाहिए। विशिष्ट रक्षा प्रणाली के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी है। इन सब घटनाएं जो यूक्रेन का घटना हो रहा, अफगानिस्तान का घटना हो रहा, चीन की घटनाएं हो रही है, तो इस सब के लिए आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी होता है। इसके लिए मोदी के प्रधानमंत्री के द्वारा यह बात की गई है। कुछ चीज़ें इस पर डाटा बहुत फैक्ट है। वैसे रक्षा में विशिष्टीकरण की एक वीडियो बना हुआ प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर प्रश्न आपको बहुत से चीज़ों को कवर कर दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर एक बार देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या और पॉइंट है। आपको ये साइंस ऑफ आप लोग साइंस ऑफ पॉइंट से आप लोगों को ये देखना चाहिए, साइंस एंड टेक के पॉइंट से। IIT दिल्ली ने स्टार्टअप नैनो क्लीनर ग्लोबल के नाक पहनने वाले एक एयर प्यूरीफायर का विकसित किया है, जिसका नाम नासो रखा गया है। तो यह आपको पीटी में पूछा जा सकता है, नासो 95 किससे संदर्भित है? तो यह प्यूरीफाइड है। जिस प्रकार N95 है उसी प्रकार यह भी कार्य करता है, जिसमें न केवल कोरोना से बचाव के कारगर है बल्कि प्रदूषण से भी आपको बचाव करेगा। यह देखिए बच्चे के नाक में लगा हुआ है, तो इस प्रकार का ये लगाना होगा लोगों को और यह प्यूरीफाई करेगा। इसमें फिल्टर लगा हुआ है, तो इससे संबंधित बैक्टीरिया और प्रदूषण के रूप। तो पीटी ओरिएंट होगा क्या, किस संस्था ने इसे डेवलप किया है? नैनो क्लिनिकल ग्लोबल के रूप में नाक में पहन सकते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यह विश्व का सबसे छोटा एयर प्यूरीफायर है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। विश्व का सबसे छोटा एयर प्यूरीफायर कौन है? तो नासो 95 है। तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए, आपको यह भी आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता घटा रहे हैं एंटीबायोटिक। इसके संदर्भ में कुछ रिसर्च आया है, जिसमें यमुना नदी पर और उसके सहायक नदी जो यमुना, गोमती और कोम नदी है उस पर किया गया। तो एंटीबायोटिक के कुछ 3 दवाओं का असर वहाँ नदियों में देखा गया, जिसमें ओफ्लालॉक्सिन और नार्फोलसिन और साइकोमेथाजोल के रूप में इसके पहचान की गई है। तो इस पर क्या विस्तृत है, इस आर्टिकल को जरूर देख लीजिएगा आप लोगों का, कौन कौन से एंटीबायोटिक की बात की गई है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट की, जिसे अंडरलाइन, यह पेपर जो है इसका अंडरलाइन पेपर मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है। तो जो भी बच्चे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, आप लोग ऐड हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप से और वहाँ पर इस पेपर का अंडरलाइन जो किया हुआ उसे पढ़कर केवल उसी पर फोकस करके अपना की नोट्स बना सकते हैं। तो WHO ने इस जो घटना है रोग प्रतिरोधक विकास यानी एंटी माइक्रोबियल रेसिडेंस जो होता है
AMR जो जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इस घटना को विश्व के 10 वैश्विक चिंताओं में शामिल किया। देखिए कितनी बड़ी चिंता है एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव को। तो आप लोगों को यह आर्टिकल जरूर देखना चाहिए, आपको साइंस और टेक में आप लोगों को उपयोग करेगा। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर दुबई एक्सपो में लगा है इंडिया पवेलियन, जिसमें श्री काशी विश्वनाथ का धाम का मॉडल तैयार किया गया है। यह देख लीजिएगा क्या है एक्सपो, मुंबई एक्सपो, इस पर चर्चा की गई है, आप लोग देख लीजिएगा। बार बार आप लोग यहाँ पर दुबई एक्सपो की चर्चा होती रहेगी जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता है। नेक्स्ट आप लोग को नीचे आ जाना है। देखिए अब दबाव बना रहा है अमेरिका भारत पर कि भारत अपना बयान रूस के विरुद्ध या रूस के इस घटना पर दे। तटस्थ की भूमिका में रहता है भारत, तो इसके संदर्भ में अमेरिका ने दबाव बनाया। तो भारत ने साफ शब्दों में अपना जो नीति है उससे स्पष्ट करता है, तो इसके संदर्भ में कुछ आर्टिकल दिया है, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा। अब देखिए एक बचकाना वाला हरकत फिर पुनः विश्व समुदाय कर रहा है। क्या कर रहा है देखिए, कितनी अदूरदर्शिता वाली अगर बात की जाए। आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहता है एक वैसे राष्ट्र पर जो एक पूर्ण सशक्त राष्ट्र है। अगर वो चाह ले, रूस या तो बात की जाए या अमेरिका पर ही आर्थिक प्रतिबंध लगाने कोई राष्ट्र बोलता है, तो उसका क्या कुछ इकोनॉमी अगर घाटा भी होता है तो वो बैकडोर से वो कहीं आपको उसकी क्षति पूर्ति कर लेगा। तो क्या आर्थिक प्रतिबंध ही एकमात्र कारण है किसी युद्ध को रोकने का? यह एक विवाद हो जाएगा। यह प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, क्या जो इस प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो समग्र जो युद्ध होता है की स्थिति में आर्थिक प्रतिबंध ही एकमात्र विकल्प लोग विश्व समुदाय के नेताओं के पास होता है, या उसके कोई भी विकल्प और भी हो सकते हैं? तो ये आपको प्रश्न एक क्रिएट करता है, तो ज़रूर आप लोग इस पर अपना आंसर राइटिंग सेंड कीजिएगा। देखा जाएगा क्या क्या आप लोग लिखते हैं। अब बोलता है कि अब बताया जा रहा है कि यूरोपियन कंट्री ने, जो यूरोपियन यूनियन, उन्होंने पुतिन की संपत्ति को जब्त करने के लिए यूए की सहमति व्यक्त कर दी है। अब बताइए यूएनए के द्वारा पुतिन की संपत्ति को जब्त करके आप क्या कीजिए? जो किसी राष्ट्र का नेता हो, हीरो हो, तो उसे इस प्रकार की संपत्ति अगर उसे जब्त भी आप लोग कर लेते हैं, क्या होगा? ऐसी संपत्ति वो चाहेगा तो पुनः वो बना सकता है। तो इस प्रकार की नीतियों को दूर रहना चाहिए मेरे पर्सनल व्यू से। क्योंकि इससे अदूरदर्शिता झलकती है किसी भी संगठन का, कि आप किस रूप से किसी देश के खिलाफ अपनी नीति कायम करना चाहते हैं, किसी युद्ध के खिलाफ। अगर आप करना भी चाहते हैं तो क्या आप वो कार्य कीजिए जिससे युद्ध का तत्काल समाप्त हो। तो यहाँ पर मेन B2B बिजनेस करने का कॉन्सेप्ट होता है कि हम विरोध भी करेंगे पर आपका सहयोग भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातकों में अमेरिका और रूस दो देश शामिल हैं, सभी लोग जान रहे हैं। तो यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। देखिए आप दैनिक जागरण में एक प्रश्न भी आज पूछा गया उसी संदर्भ में, क्या दुनिया के दिग्गज हथियार निर्माण जो कंपनियां हैं वो संपत्ति आज इस स्थिति आपदा के रूप में, अवसर के रूप में भुना न सके, मोटी कमाई करने का एकमात्र एजेंडा के रूप में इस युद्ध को देख रही है? तो यह भी देखिए कि कहीं ना कहीं इस और भी बढ़ता जा रहा है यह युद्ध। तो इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें स्पष्ट आप लोगों को करनी होगी, जाननी होगी। तो आने वाले समय में जो भी चीज़ें होगा, अब देखिए अब यहाँ पर कुछ बातें अदूरदर्शिता नज़र आती है विश्व के महान नेताओं के द्वारा। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, अब वो बोलते हैं क्या अब असल ज़िंदगी में सख्त फैसले का वक्त आ गया है। तो भाई इतना दिन तक आप क्या कर रहे थे? अगर आपको अभी ज्ञान आया है तो अगर आप यूक्रेन की जनता के और उसमें जो विभिन्न देशों के वासी निवास करते हैं उनकी थोड़ा सा ध्यान रखा करते, आप अपने जिद पर नहीं अड़े रहते, तो क्या हो जाता? जैसा चल रहा था चलता, पर नहीं, आपको भी अपने हित की पूर्ति करनी है। तो इसके संदर्भ में जब सब कांड हो गया है, सब कुछ चीज़ें हो गई, युद्ध हो गया है, तो अब बताया जा रहा है इनके द्वारा कि हम गारंटी देते हैं कि हम लोग नाटो में शामिल नहीं होंगे। इस पर यह बात की जा रही है। तो यहाँ तो शक्ति प्रदर्शन हो चुका है, रूस का शक्ति प्रदर्शन हो चुका है, यूओ ने परमाणु बम की धमकी भी दे चुका है। साथ ही साथ इस प्रकार की घटनाओं का जो अब तक युद्ध नहीं देखा है उस प्रकार के बयानबाजी हो चुकी है। तो राष्ट्र को अस्थिर करके, विश्व को अस्थिर करके अब आप बोलते हैं कि हम नाटो में शामिल होने की बात नहीं करते, नाटो हम शामिल नहीं होंगे, इसकी अब टेबल पर वार्ता करना चाहते। यही आप 2014 से कर रहे थे जो अब अभी तक, तो उसे नहीं करते तो यह अभी घटना नहीं होती।
तो ये सब चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें हैं कि किसी जिम्मेवार जो राष्ट्र होता है, जवाबदेह राष्ट्र होता है, वो किस रूप से भूमिका अदा करता है। तो आप लोग देखिए, भारत के पास बहुत से ऐसे विकल्प है कि युद्ध करके पाकिस्तान के मसले को सुलझा सकता है। पाकिस्तान के एक तरफा वो अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं, भारत उसमें जीत अर्जित किया है, पर अभी तक का इतिहास है, भारत ने अपने उसका गलत उपयोग अभी तक नहीं किया है। उसकी एक भूमि, जीती हुई भूमि को वह कब्जा नहीं किया है। वो टेबल पर बार बार आता है, उसे मना रहा है कि नहीं आप लोग टेबल पर आइए, शांति वार्ता कीजिए। जब भी युद्ध हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से युद्ध पहला हमला किया गया है, इतिहास इसका गवाह है, सभी लोग जान रहे हैं। तो बात यहाँ यही है कि जवाबदेह राष्ट्र कौन होता है? जवाबदेह राष्ट्र वही होता है जो अपने दायित्व को समझता है कि मेरा दायित्व क्या है। हम ऐसी घटनाओं को, अगर भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है, घमासान युद्ध हो जाता है, जैसे 1991 का कारगिल युद्ध हुआ था, उसके बाद की और भी भयंकर युद्ध होता है, तो तृतीय युद्ध की घटनाएं जैसी घटनाएं पुनः विकसित होगी। तो जवाब अब ऐसा हालत नहीं है कि हम युद्ध को ही एकमात्र साधन मान लें अपने विकल्पों को, अपने समस्याओं को समाधान करने के लिए। तो यह एक जिम्मेवार राष्ट्र के राष्ट्रपति का भी दायित्व होना चाहिए कि किस प्रकार की नीतियाँ, किस प्रकार की दूरदर्शिता दर्शाने की ज़रूरत है। वो कोई भी राष्ट्र हो तो ज़रूरी हो जाता है। इसी संदर्भ में आर्टिकल है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो एक महान हमारे आत्मा ये भी हैं, ये पता नहीं क्या इनके दिमाग में चलते रहता है। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है, भाई लोग आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के हितों की रक्षा करते हैं, वो लोग बुरा नहीं मानेगा, पर इनको बहुत ज़्यादा खुजली होता रहता है। बताइए, पूरा विश्व यूक्रेन के मुद्दे पर अपनी अस्पष्ट की नीति में भाई साहब पहुँच गए रूस पैसा लेने के लिए। अब पैसा लेने क्या हित था उनका, वो अब उनको ही जाने। और एयरपोर्ट पर ही बोलते हैं मैंने बहुत बेहतर समय पर मैं रूस आया हूँ, मैं इसको इंजॉयमेंट कर रहा हूँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ। भाई बयानबाजी भी एक हद होती है, ऐसे करोगे तो सारे देश तुमको मिलकर कूटेंगे एक दिन, समझ में आ जाएगा तुमको भी बयानबाजी करने में। तो कोई ना अमेरिका फिर तुमको आएगा, जैसे अफगानिस्तान को छोड़ के गया है ना अमेरिका आएगा ना चीन आएगा तुमको बचाने के लिए, तो बाद में समझ में आ जाएगा। वेट एंड वॉच करो, थोड़ा सा भारत जैसा रुख को अपनाओ। थोड़ा सा भारत, और भी देश हैं, फ्रांस है, बहुत से देश ऐसे हैं, जो इजराइल है, इजराइल अपने पड़ोसी सीखो, नहीं तो तुम लोग तो लड़ाई करोगे इजराइल से। इजराइल से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हो। तो ये सब चीज़ें हैं। बयानबाजी देखिए बहुत मुझे आज लग रहा है, क्योंकि कुछ राष्ट्रों के केवल अदूरदर्शिता ही हमें उस पूरा विश्व समुदाय को उस जगह पर ले जाके खड़ा करेगा कि कहीं हम लोग अपने ही जीवन काल में थर्ड वर्ल्ड वार ना देख लें। फर्स्ट वर्ल्ड वार तो किताबों में, और सेकेंड वर्ल्ड वार को किताबों में पढ़े, एनसीईआरटी के बुक में, कहीं थर्ड वर्ल्ड वार हम अपने जीवन में ही ना देख लें। इसलिए विश्व के संपूर्ण देशों का यह दायित्व हो जाता है कि जो भी स्टेप है अगले कुछ वर्षों तक वेट एंड वॉच के स्टेप पर चले, कूटनीति समाधान ही निकाले। तो यह भाई साहब पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि हम बहुत बेहतर समय पर आए हैं, हम इसको बहुत उत्सुकता साथ इंतज़ार कर रहे थे। देखिए कितनी अदूरदर्शिता है कि वहाँ के पाकिस्तानी मीडिया है इसकी गलत आलोचना की है कि यह समय पर लिया गया फैसला गलत था। रूस की दौरा की अगर हुआ भी था, तय भी किया गया था पाकिस्तानी सरकार के द्वारा, तो इसे रद्द किया जा सकता था अभी हालिया कुछ महीनों तक, इससे कुछ बिगड़ नहीं जाता। अब पैसा भी मांगने गए थे, इस हालत में रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, पूरा घमासान विश्व में पटा हुआ है, पैसा मांगने पहुंच गए। तो भाई साहब थोड़ा वेट एंड वॉच करो, नहीं तो कुटाओगे बहुत बेहतर तरीके से। अब भारत इस अवसर को कभी भुनाएगा भी नहीं, छोड़ेगा भी नहीं। यूक्रेन के मामले में तो चुप है, तुम्हारे मामले में चुप भी नहीं रहेगा, मिलवा के कुटवाएगा सबसे। इसी के लिए आराम से रहो, सब समझ में आ जाएगा। 370 में भारत की स्थिति क्या थी, 370 आर्टिकल में कि तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो इसलिए आराम करो, आराम से रहो। चलिए आप देखिए भाई साहब लोग, आप लोग भी देख लीजिए। स्टूडेंट थोड़ा सा नेशनलिस्ट हो गया था, कुछ ऐसे मामले हो जाते हैं। चलिए अभी यह कुछ आप लोग को कुछ डाटा पॉइंट दिया हुआ, आप लोग इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। जो मैंने बात किया था कि रूस के द्वारा यह बोला गया खमियाजा भुगतने का, तो देखिए खमियाजा भुगतने का अमेरिका को स्पष्ट शब्दों में, इसलिए नाटो चाह कर भी यूक्रेन में नहीं जा सकता है। अगर चाहेगा तो तृतीय युद्ध की घटना जरूर घटेगी कि स्पष्ट यूक्रेन को हमला करने से पूर्व रूसी राष्ट्रपति के द्वारा यह बात कह दी गई थी कि कुछ समय पहले तक रूस खमियाजा भुगत लेने के लिए चेतावनी देने अमेरिकी ने स्पष्ट किया कि इससे संबंधित कुछ बातें थी।
तो इसी में रूस ने भी ये बात बोला था क्या, अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरा विश्व समुदाय इसे देखेगा। तो इसके संबंध में परमाणु हथियार के संबंध में कुछ डाटा है। तो 1380 परमाणु हथियार कुल है जो डाटा में है। अनऑफिशियली कितना है ये कोई जानता नहीं है, पर ऑफिशियली जो आंकड़ा है वो 13,080 परमाणु हथियारों का, जिसमें अकेले समझ सकते हैं 6257 परमाणु बम जो है रूस के पास है। और वो परमाणु बम नहीं है जो 45 में हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया गया, उससे कई हजार गुना शक्तिशाली परमाणु बम है इसके पास। तो समझ सकती है अगर ऐसी घटना होती है और कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो विश्व किस ओर जाएगा। एक पृथ्वी है, एक लोग है, बस अपनी ज़रूरतों को पूरा उतनी हद तक कीजिए जितना आवश्यकता हो, तो सभी चीज़ें समझ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया, विश्व व्यवस्था बदलने यूक्रेन संकट। मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया है कि विश्व पटल पर पुनः कुछ चीज़ें स्पष्ट करने की बात होगी, जिसमें यूक्रेन संकट जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा कि पुनः जियोपॉलिटिक्स जो लोगों का है, विश्व का है, उसे बदलने की ज़रूरत है। उसके सोच विचार और कूटनीतिक परिभाषाओं को बदलने की ज़रूरत है। यूएनए की भूमिका क्या होगी, नाटो की भूमिका क्या होगी, सभी मुद्दों को बदलने का यूक्रेन संकट अहम भूमिका निभाएगा। अगर लोग एक शांतिप्रिय विश्व की कामना करते हैं, एक पृथ्वी एक वास की कामना करते हैं, तो यह यूक्रेन संकट एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा इस सोच को बदलने में। तो यहाँ पर यह आर्टिकल दिया गया है, तो इस आर्टिकल को एक बार ज़रूर देखिए, आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है आप लोग यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बोला ये ट्रिपल स्टार मैंने इसको फाउंड किया, ये तो आप लोग जरूर आर्टिकल को पढ़िएगा। आज के दौर में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता क्या है, क्या इसकी नीति होनी चाहिए, क्या नीति की भूमिका होनी चाहिए, क्या ये कि यह साइड मिरर के रूप में कार्य करता है, केवल दूर से आने वाली वस्तुओं को देखता है और उसके बाईपास कर देता है। तो इस संदर्भ में आप इसे चीज़ जरूर देखिएगा कि यूएनए की भूमिका क्या होगी। इस पर एक आर्टिकल आया है और जल्द आपको यूएनए के प्रासंगिकता के संबंध में एक वीडियो में लेकर आऊँगा। उस पर सारे पॉइंट को मैं कवर करूँगा कि वो कितना ड्रॉबैक नीतियों को अभी तक कायम किए हुए, बहुत से ऐसे कार्य किए हैं उसने जो विश्व समुदाय के लिए एक धरोहर के रूप में कार्य करता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पर कुछ ऐसे कार्य यूएनए ने देखा है जिसमें आप तटस्थ होकर बस केवल मुख्य दर्शक बना रहा है। तो उन मामलों पर यूएनए को क्या स्टैंड है, भारत की भूमिका क्या है, इसमें भारत की क्या प्रासंगिकता इन राष्ट्रों के संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में होता है, जिस पर विशिष्ट एक वीडियो में बनाऊंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक ये आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़िए। साथ ही आपको एक नीचे है आर्टिकल कुछ आया, उससे आप लोग कवर कीजिएगा। सॉरी एक सेकेंड, मैं उसे लाइन अप करने भूल गया मैंने। एक सेकेंड, हाँ अब मिल गया। देखिए आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। कमोडिटी डाइवर्सिटी ट्रेडिंग्स के रूप में क्या अनुमति संभव, इस पर पीआईबी पर मैंने नोट अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जरूर इसे देख लीजिएगा। इससे संबंधित आप लोग न्यूज़ कवर कर लें, यहाँ से जरूर कुछ पीटी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। क्या कल न्यूज़ के एनालिसिस में है, जहाँ पर मुझे लगेगा कि मेंस और इंटरव्यू के लिए नोट्स देना है, मैं ज़रूर दूंगा। और जहाँ नहीं लगता है कि नहीं बात केवल पेपर की न्यूज़ से ही कवर हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, केवल न्यूज़ को कवर कर लेना है और उसी से की नोट्स बना लेना है। तो इसलिए मैं आप लोगों से समय समय पर अपडेट करता रहूँगा, कौन से न्यूज़ मेंस पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट है तो उस पर उपलब्ध कराता रहूँगा सारा चीज़। तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोग का भी दायित्व है कि चैनल को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि हम लोग जो आंकड़े हैं अभी धीरे धीरे प्रगति और आगे बढ़ने, धीरे धीरे आगे में हम लोग भी उस स्टैंड मान को आप लोगों को पूरा करें, जिसमें 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख का जो संख्या होता है उसे पूरा करते जाए। तो आप लोग सहयोग करते रहिए। तब तक के लिए कल के न्यूज़ जब आता है तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लो। अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए, मस्त रहिए, बुलंद रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।